नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HT न्यूज इंडिया। आज हम मौजूद हैं न्याय पार्टी के कार्यालय में। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं SP सिंह साहब। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को विश्वकर्मा योजना लागू की है, जिसमें 18 जातियों को सम्मिलित किया गया है। आखिर वो कौन कौन सी जातियां हैं, क्या लाभ है और क्या उनकी सोच रही होगी मोदी जी की, बात करेंगे सीधे सीधे सिंह साहब से। सर सिंह साहब, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अभी PM साहब ने विश्वकर्मा योजना एक लागू की है जी। तो विश्वकर्मा योजना के अंदर जो 18 जातियों को शामिल किया गया है, एक तो वो कौन कौन सी जातियां हैं और दूसरा क्या सोच रही होगी इस योजना को लागू करते हुए। देखिए, जो प्रधानमंत्री महोदय ने 15 अगस्त 2023 को PM विश्वकर्मा योजना लाल किले की प्राचीर से उन्होंने लागू की थी, और जो इनमें 18 कैटेगरी जो उन्होंने शामिल किए हैं जी, वो है राजमिस्त्री, नाई, माली, धोबी, दर्जी, ताला बनाने वाले, बढ़ई, लोहार, सुनार, अस्त्रकार, मूर्तिकार, जूता बनाने वाले कारीगर, नाव निर्माता, टोकरी चटाई बनाने वाले। ऐसे करके उन्होंने लगभग 18 जातियों को इसमें PM विश्वकर्मा योजना में शामिल किया है जी। तो इनकी संख्या लगभग 40% बैठती है, और ये 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं ये लोग जी, जो कि एक काफी बड़ी संख्या है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान यदि इस तरफ गया है तो जरूर उनके मन में ये बात आई होगी कि जो ये 40 जातियां हैं अति पिछड़े वर्ग से आती हैं, और ये कारीगरी का काम करती हैं, टेक्नोलॉजी का काम करती हैं, कुशल और अकुशल मजदूर इन कामों में लगे हुए हैं विभिन्न इन जातियों के। तो पहली बात यह है कि ये साहसिक कदम है प्रधानमंत्री के द्वारा, लेकिन इस पर काम करने की बड़ी आवश्यकता है और इसे बड़ी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अब विश्वकर्मा जी को जैसे कहा जाता है कि विश्व के रचयिता है, और उसमें लगभग जितनी भी आपने जातियां गिनाई हैं वो सब के सब शिल्पकार से संबंधित हैं, जिसमें अभी आपने बताया कि जूता बनाने वाले कारीगर को भी शामिल किया गया है। तो अगर विश्वकर्मा योजना के तहत जूता बनाने वाले हैं तो उनको निकृष्ट दृष्टि से क्यों देखा जाता है, और क्या सोच है मोदी जी की कि उन्होंने जो है विश्वकर्मा के साथ इन्हें जोड़ा। देखिए, प्रधानमंत्री जी का ध्यान यदि इस तरफ गया है जी, तो अत्यंत वीकर सेक्शन को भी उन्होंने कारीगरी की कला को महत्व देते हुए, कारीगरी को, उनकी जो कारीगरी है उसको महत्व देते हुए उन्होंने इस योजना में शामिल किया है। तो इसका मतलब यह है कि उनका जीवन स्तर उठाने की प्रधानमंत्री की एक योजना है। परंतु अभी हाल ही में देखने को मिल रहा है कि इसके ऊपर अत्याचार करने वाले भी ज्यादातर लोग जो है इसी समाज से आते हैं। तो क्या फर्क लगता है कि इसमें कुछ सुधार होने की उम्मीद है। इन जातियों का आर्थिक और सामाजिक जी दोनों तरीके से उत्पीड़न हुआ है जी, और सामाजिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी इन्हें सम्मान से और धन बल से वंचित रखा गया है। तो अब इन्हें, हमें जो आवश्यकता है और जो प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का जो मंतव्य है, इन जातियों को सक्षम बनाने के लिए इन्हें राजकोष से सहायता उपलब्ध करा करके इनका जीवन आर्थिक और सामाजिक रूप से जीवन स्तर ऊपर उठाने का जो ध्येय रखा है सरकार ने, वो स्वागत योग्य है। लेकिन जिस तरीके से ये योजना लागू की जा रही है उसमें हमें ये लगता है कि इस तरीके से तो ये योजना लागू होगी नहीं, क्योंकि इसके लिए उन्होंने 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान जरूर कर दिया है जी, लेकिन वो विभिन्न मंत्रालयों से जुड़ी हुई योजना है। इसके लिए हम सबसे पहले ये मांग करते हैं कि यदि वास्तव में प्रधानमंत्री इस बारे में सीरियस हैं तो इन्हें, इन जातियों को PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने के लिए एक अलग मंत्रालय के गठन की आवश्यकता है, एक अलग मंत्रालय के गठन की जरूरत है, और इन्हें एक अलग मंत्रालय के अंतर्गत लेकर के इस योजना को, और एक बड़ा 13,000 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला जी, क्योंकि इन जातियों के रिहेबिलिटेशन की भी आवश्यकता पड़ेगी, इन जातियों के आर्थिक सशक्तिकरण की भी जरूरत पड़ेगी, इन जातियों को रोजगार उपलब्ध कराने की भी आवश्यकता पड़ेगी,
इन्हें सामाजिक रूप से सम्मान देने के लिए आपको कानून में संशोधन की भी आवश्यकता है। अनटचेबल को हमारे यहाँ संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है, उसे सख्ती से, और इसमें SC ST जो कानून है उसे भी बड़ी सख्ती से इसी योजना के अंतर्गत लागू करना पड़ेगा, क्योंकि सामाजिक अत्याचार यदि हो रहे हैं और आप उसे एक आर्थिक रूप से सक्षम बनाना चाहते हैं तो उनके ऊपर इन अत्याचारों को रोकने का भी आपके पास सशक्त एक प्राविधान होना चाहिए। सर, इस योजना की अगर जब हम बात करते हैं तो कुछ जातियां OBC वर्ग में आती हैं, कुछ जातियां SC वर्ग में आती हैं, तो दोनों को विश्वकर्मा मानना और दोनों को एकजुट करना क्या लगता है संभव है? देखिए, ये एक अच्छी पहल है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसे लागू करने के लिए आपको बड़े सशक्त कैलिबर की आवश्यकता है, बहुत ही सूझबूझ से और बड़ी दृढ़ता से लागू करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक जब तक आपके पास एक अलग स्ट्रक्चर नहीं होगा, एक अलग ढांचा नहीं होगा इसे लागू करने के लिए, तो आप ये योजना लागू नहीं कर पाए। पूर्व में इस तरह की योजनाएं श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत चलती थी। तो आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके की सोच है, जिस तरीके की बात कर रहे हैं, कहीं ये भी भ्रम की स्थिति पैदा ना हो जाए, ऐसी मानसिकता रही हो? देखिए, मैं ये मानता हूं कि ये जो जातियां हैं इनकी संख्या 40% की आबादी के हिसाब से बैठती है, और 40% आबादी किसी भी सरकार को बनाने और बिगाड़ने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है जी। और वर्तमान सरकार ने यदि ये लागू की है तो ये ध्यान में रखते हुए कि 40% की जीवन स्तर को आप सुधारने के लिए बड़ा कदम उठा रहे हैं, तो उसके लिए ठोस आपको कदम भी उठाने पड़ेंगे और ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। जैसे हमने कहा कि एक अलग मंत्रालय बनाकर, अलग से उनके रेगुलेशंस बना करके, अलग से उन्हें अधिकार दे करके यदि आप इसे लागू करते हैं और राज्य सरकारों द्वारा भी यदि लागू कराते हैं तो तब इस योजना का लाभ मिल पाएगा। अन्यथा ये योजना भी पहली श्रम सम्मान योजनाएं, कौशल सम्मान योजनाएं इस तरह की हुआ करती थी, विभिन्न प्रदेशों में अभी भी लागू हैं, तो ये उसी तरीके की रह जाएगी, केवल नाम भर की योजना रह जाएगी। आपको लगता है कि विश्वकर्मा की जिस तरीके से बात की जा रही है, योजना भी लागू कर दी गई, आप संगठन की मांग कर रहे हैं, एक मंत्रालय की मांग कर रहे हैं, अभी हाल ही में आपने देखा होगा आपके द्वारा ये मांग उठाई जा रही है, गाजियाबाद का नाम भी विश्वकर्मा नगर होना चाहिए। जब ये मांग पूरी नहीं हो रही तो अब मंत्रालय की मांग कहां तक पूरी हो पाएगी? देखिए, यदि प्रधानमंत्री महोदय ने PM विश्वकर्मा योजना लगा करके और एक शिल्प और टेक्नोलॉजी को महत्व दिया है जी, तो हम ये मांग करते हैं कि इस मांग को और आगे बढ़ाते हुए, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, गाजियाबाद एक औद्योगिक नगर है और शिल्प का, टेक्नोलॉजी का जन्म कई सौ साल पहले यहाँ हुआ, तो यदि आप वास्तव में शिल्प और टेक्नोलॉजी को सम्मान देना चाहते हैं और कारीगर को सम्मान देना चाहते हैं, तो जो 18 कारीगर जातियां आपने PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत रखी है, गाजियाबाद में बड़ी भारी संख्या में लगभग 40-50% लोग जो है प्रतिशत कारीगर रहते हैं जी, जो अलग अलग तरह की शिल्प कलाओं से जुड़े हुए हैं, चाहे वो इस्पात उद्योग में हो, चाहे वो डीजल इंजन वाले उसमें हो, चाहे मूर्ति बनाने वाले लोग हों, चाहे जूता बनाने वाले कारीगर हों, चाहे नाव बनाने वाले हों, फिशरीज का सामान बनाने वाले हों, चाहे दर्जी का काम करते हों, चाहे हजाम का काम करते हों, चाहे आप जो योजना आप, चाहे राजमिस्त्री हो, चाहे लोहार हो, बढ़ई हो, ये सब टेक्नोलॉजी के से जुड़े हुए लोग हैं और देश के आर्थिक निर्माण में इन लोगों का बड़ा भारी योगदान है, क्योंकि यदि हम निर्माण की बात करते हैं तो इन लोगों के माध्यम से ही करते हैं और कोई भी निर्माण संभव इन्हीं लोगों के द्वारा हो पाता है। अभी आप कह रहे हैं 40% आबादी है विश्वकर्मा समाज की, चाहे वो OBC वर्ग से हो, चाहे वो SC वर्ग से हो, जो कि PM विश्वकर्मा योजना के तहत लाभान्वित भी करने की बात की जा रही है, परंतु 2024 का चुनाव लगातार है, आने वाला है। अब आपको लगता है कि दोनों में सामंजस्य बिठा करके, जैसे कि आपने खुद कहा कि ये 40% आबादी जिस तरफ जाएगी उसको जीत हासिल होगी, क्या लगता है कि यहाँ पर मौका है इस समय अपनी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का? देखिए, इन 40% की बात हम करें तो ये देश के पुनर्निर्माण के रीढ़ की हड्डी है, और यदि आप इस 40% को इग्नोर करते हैं तो आप कोई भी विकास का एजेंडा सेट नहीं कर सकते हैं। देश विकास के पथ पर यदि आप इन जातियों को इग्नोर करके विकास करना चाहते हैं तो संभव नहीं है, क्योंकि इनकी आर्थिक दशा जब तक नहीं सुधरेगी देश नहीं सुधरेगा।
और जब तक ये आप इन कारीगरी का, शिल्प कला का इस्तेमाल देश के निर्माण के लिए नहीं करोगे तो आप ऊपर के आंकड़े देते रहिए, नीचे कोई काम नहीं हो पाएगा। चाहे सड़क निर्माण का काम हो, चाहे भवन निर्माण का काम हो, चाहे पुल निर्माण का काम हो, चाहे वैज्ञानिक जो लगे हुए हैं, उद्योग धंधों में लगे हुए लोग हों, चाहे जितने भी शिल्प उद्योग से लगे हुए, सब कारीगर ये लोग हैं। यदि आप इन्हें इग्नोर करते हो तो ये आपको जो है हराने में और जिताने में, यानी सत्ता दिलाने में और सत्ता से हटाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मोदी जी का जो सोच है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे ओबीसी और एससी वर्ग में टकराव हमेशा देखने को मिलता है, लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं, मारपीट करने की नौबत भी आती है, तो कहीं ऐसा तो लगता नहीं है कि आपको दोनों को एकजुट करके आपस में प्यार, मोहब्बत और सामंजस्य बिठाने की बात सोची हो? देखिए, हम तो एक बात और कह रहे हैं जी, 40% है ये। तो हमारा कहने का यह है आशय कि इन 40% को अलग प्रकोष्ठ बना करके जी, इनके लिए आरक्षण की अलग से व्यवस्था लागू की जाए। इन 18 जातियों को शामिल करके, इन कारीगर जातियों को शामिल करके, यदि आप 40% इनके लिए कोटा निर्धारित करते हैं तो देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बेरोजगारी कम होगी और ये इन जातियों का आप पूरा लाभ ले पाएंगे देश के निर्माण में। तो इनके लिए तो हम 18 जातियां हैं, इनके लिए 40% के अलग रिजर्वेशन। जैसे पहले भी जैसे कि आरक्षण मौजूद है, अभी तक उसी का कोटा पूरा नहीं हो पा रहा, तो आपको कैसे मिल पाएगा? देखिए, इसमें एक ये नई प्रकार की अवधारणा है जी, जिसमें आप SC, ST, OBC जी, तीनों लोगों को एक साथ लेकर के काम कर रहे हैं। तीनों लोगों को एक साथ लेकर के यदि आप मंच पर आते हैं तो जो टकराव की स्थिति है वो अपने आप खत्म हो जाती है। क्योंकि इसमें SC वर्ग की भी जातियां हैं, इसमें ST वर्ग की भी जातियां हैं, इसमें OBC वर्ग की तमाम जातियां शामिल की गई है। ये तो एक वर्ग है जो जातियां इस काम को करते रही हैं। तो हमारा मानना यह है कि ये जो 40% की संख्या है इन 18 कैटेगरी, इसमें कोई टकराव आपस में नहीं है। एक छत्र छाया के नीचे आकर के, झंडे के नीचे आकर के प्रधानमंत्री और PM विश्वकर्मा योजना जो लागू की है केंद्र सरकार के द्वारा, तो ये एक अच्छी पहल हो सकती है देश के पुनर्निर्माण की। और जो आपने योजना लागू की है, यदि आप 40% एक शेल बना देते हैं, एक प्रकोष्ठ बना देते हैं, रिजर्वेशन इनका अलग कर देते हैं, एक अलग मंत्रालय बना देते हैं, तो ये बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा देश के उद्योग निर्माण के लिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। और यदि टेक्नोलॉजी के माध्यम से उद्योग बढ़ते हैं तो आपको बेरोजगारी की समस्या भी आपकी दूर होगी, आपकी जो असमानता की स्थिति है वो भी दूर होगी। जो आपने कहा टकराव की OBC और SC को एक साथ नहीं लाया जा सकता, वो समस्या भी आपकी दूर होगी। तो ये जो 18 जातियां देश का एक बेस है, देश की आर्थिक सुदृढ़ता का एक बेस है। यदि आप इस पर ढंग से काम करते हैं, गंभीरता से काम करते हैं, और जैसे प्रधानमंत्री महोदय की एक मंशा दिखाई पड़ती है, यदि आप उसमें काम करते हैं तो ये 40% देश की दशा बदलने के लिए पर्याप्त है और देश की दशा को क्रांतिकारी रूप से बदल सकते हैं, ये हमारा मानना है। तो ये जो हमारे था SP सिंह साहब, और जिस तरीके से उन्होंने बेबाकी से कह दिया कि 18 जातियां जो कि विश्वकर्मा योजना के तहत रखी गई हैं, उसमें SC जातियां भी हैं, ST जातियां भी हैं, OBC जातियां भी हैं। अब क्या सोच रही है मोदी जी की? क्या इन सबको एकजुट करके ताकतवर बनाने की सोच है, या ये चाहते हैं कि जो आपस में टकराव है उसको खत्म किया जा सके? सोच तो बहुत बड़ी है। अब आपस में जो टकराव आज भी हमें देखने को मिल रहा है, वहां पर आम व्यक्ति क्या सोचता है, आम राय क्या सोचती है, ये देखने वाली बात है। एक मंत्रालय की बात अलग से की गई है कि मंत्रालय रखा जाना चाहिए ताकि ये जो विश्वकर्मा योजना है उसको सुदृढ़ रूप से चलाया जा सके। कब तक ये कारगर होगा, कब तक ये बनेगा? उसके साथ साथ एक मांग और भी आपने देखी होगी कि बार बार जो मांग उठ रही है गाजियाबाद, क्योंकि विश्वकर्माओं का नगर है इसलिए इसका नाम विश्वकर्मा नगर रखना चाहिए, ये मांग भी SP सिंह साहब की तरफ से उठती रही है। अब आगे जितनी भी 18 जातियां हैं वो आपस में सामंजस्य बिठा पाती हैं, नहीं बिठा पाती हैं, या अभी भी उसी तरीके से अलग अलग रह करके वो अपना काम करना चाहते हैं, ये बड़ा सोच का विषय है। और आने वाले समय में इसका शायद निचोड़ हमें देखने को भी मिलेगा। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HED न्यूज इंडिया।